सो हे गाइस, I'm Kaushal and welcome to Let's Think Another Way। एंड आज आ गया है तुम्हारा इलेक्शंस चैप्टर, ठीक है, सिविक्स का क्लास 9th हिस्ट्री ICSE का चैप्टर इलेक्शन। एंड ये तुम्हारा होगा इस बुक से विच इज़ अ मॉर्निंग स्टार बुक। और तुम में से यार काफ़ी लोग आर्ग्यू तो नहीं करोगे, मतलब बोलोगे कि भैया प्लीज़ बाकी पब्लिकेशन से ही पढ़ा दो। वो मुझे कमेंट्स आते हैं, ऐसा नहीं मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स को, बट यार ऐसा है कि मेरे पास एट द मोमेंट सिर्फ मॉर्निंग स्टार की ही बुक है हिस्ट्री की। अगर मैं देखूं तो अभी तुम इससे देख लो कि ICSE का सिलेबस तो सेम ही होता है। हाँ, मतलब कुछ बुक्स में कुछ वर्डिंग डिफरेंट हो जाएगी मैक्स टू मैक्स, ठीक है, बट जो बेसिक चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कहा है कि तुम्हारे इस मोहिंजोदड़ो, हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये सब चीज़ें होनी है तो वही ही होंगी, ज़्यादा बदलेंगी नहीं। सो मतलब तुम वीडियोस देख लो, बेसिक नॉलेज ले लो, फिर अपनी बुक से पढ़ लेना और तुम्हें समझ आ जाएगा। बाकी कोशिश करूँगा, बाकी कोई पब्लिकेशन आए तो फिर उस पर कोशिश करते हैं। बाकी तो तुम में से काफ़ी लोग तो खुश हो गए, भैया पहली बार आपने हमारी सुनी है, इतनी जल्दी दूसरी वीडियो लेके आ गए हो। हाँ, मतलब क्या करें, तुम्हारी तो सुननी है हमने, और क्या करना है। सो हम सिविक्स का पहला चैप्टर कर चुके हैं, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर द फोर्थ चैप्टर विच इज इलेक्शंस। तो ये जो चैप्टर है ना यार, काफ़ी तड़कता भड़कता चैप्टर है मैं कहूँगा। अब मैंने सर क्यों कहा, देखो ये जो इलेक्शंस का चैप्टर है ना, पहली बात छोटा सा चैप्टर है, मतलब कंपेरेटिवली तुम्हारे पास काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं, पर ये सिर्फ 2 पेजेस का है। दूसरी बात, काफ़ी ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं कि मैं भैया मैं याद क्या करूं, पर ये भी है कि इस चैप्टर में से आएगा काफ़ी कुछ। तो ये चैप्टर है जिसमें से काफ़ी कुछ आएगा, पर तुम्हें पता नहीं है, समझ नहीं आ रही तुमने याद क्या करना है, तुमने समझना क्या है, और समझ तुम्हें आता नहीं है। तो ये चैप्टर काफ़ी जैसे मैंने तड़कता भड़कता चैप्टर है, क्योंकि पेपर में ही आता है, पर बच्चों को समझ नहीं आता कि मैंने करना क्या इसमें से, समझ ही नहीं आता। करना क्या एक चीज़ है, पर चैप्टर में है क्या समझ नहीं आता। तो आज की वीडियो में ब्रेक डाउन करूंगा, क्योंकि अगर ये तुमने चैप्टर समझ लिया ना, तो तुम पेपर से पहले सिर्फ 1 बार या 2 बार पढ़ के चले गए तो हो गया। मतलब अगर मैं पर्सनली बात करूँ, मैं ये नहीं कह रहा सब फॉलो करो, बट अगर मैं पर्सनली अपना बताऊँ, मैं पढ़ के क्वेश्चन आंसर्स नहीं करके जाता था। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, मैंने किसी चैप्टर के मार्क भी नहीं किए होंगे क्वेश्चन आंसर, लिटरली। मतलब ये मेरी बुक है उस टाइम की, तो मैंने अपने टाइम पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया। मतलब टीचर्स कराते हैं तो कुछ भी करते रहो ठीक है, क्लास में है, अगर टीचर चेक करने आ रही तो 1-2 बार करना पड़ता था, मैं नहीं, कॉपी भी नहीं बनाता था ना मार्क करता था। सो हाँ, मर्जी है तुम्हारी, आई वुड नॉट से कि करो ही करो। तो चैप्टर है तुम्हारा इलेक्शंस। ऑलराइट, तो सबसे पहले आता है तुम्हारा मीनिंग ऑफ इलेक्शंस। अब डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल हैव अ से इन हु शुड होल्ड पावर एंड हाउ द पावर शुड बी यूज्ड। तो डेमोक्रेसी, पता है ना, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी मतलब कि हम डिसाइड करते हैं कि हम पे कौन राज करेगा। राज तो नहीं, मतलब गवर्न कौन करेगा हमें, ठीक है, हमें आदेश कौन देगा टाइप्स के। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम वोटिंग करते हो, तुम उनको बताते हो कि तुम कैसे क्या गवर्न करोगे, हमें कौन गवर्न करेगा तुम में से। अब जैसे कोई भी, तुम जिस भी स्टेट में रहते हो वहाँ पे इलेक्शंस आएंगे, ठीक है, जो अभी तुम्हारे सेंट्रल के आएंगे वो अभी नहीं आएंगे, मतलब अभी आगे जाके आएंगे। तो वही चीज़ होती है, तुम्हारी 5 साल बाद आते हैं मोस्टली, मोस्ट इलेक्शंस, कोई 6 वाले भी होते हैं, वो हम बताएंगे, ठीक है, अभी अगर आया चैप्टर में तो जरूर बताएंगे। सो इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी, ये बोल दिया ना, इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन चूज टू इलेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू रन द कंट्री। अब देखो इलेक्शंस का क्यों इतना महत्व है, ये हो तुम, ठीक है, ये तुम हो। अब ये जो एक बंदा है, ऐसे ही बहुत लोग हैं। तुम अपने आप को यूनिक मानते हो, अच्छी बात है, मैं भी अपने आप को यूनिक मानता हूँ, उसमें कोई गलत नहीं है, बट तुम जैसे आइडेंटिटी वाले, आइडेंटिटी इन द सेंस भारतीय नागरिक जिनको वोट डालने का पूरा हक है, मुझे हक है ठीक है, मतलब 18+ हो तुम, तो फिर तुम्हारे जैसे कितने ही 135 करोड़ इंडियंस या मोर, तो वो सब लोग ऐसे इस ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब सब लोग कहेंगे जी हम गवर्न करेंगे, हम गवर्न, ऐसे तो नहीं हो सकता, कोई पर्टिकुलर बंदा होगा या गवर्नमेंट होगी ना जो गवर्न करेगा। अब लेट्स से हम कह देते कि तुम सब लोग ऐसे थोड़ा हो जाते और कहते कि ये बंदा जो है, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है और ये गवर्न करेगा हमें, ये गवर्न करेगा हमें। तो तुम्हें पता तुम किस राह पे जा रहे हो, ये क्या चीज़ जा रही है, इसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। एक बंदा पूरी सरकार चला रहा है, एक बंदा पूरा देश चला रहा है, उसकी मर्जी चल रही है। इंडिया में वो चीज़ नहीं है। हाँ, कई केसेस में तुम कहते हो कि कोई पर्टिकुलर बंदा थोड़ा डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं वो सब, बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो इंडिया ऐसी नहीं है।
इंडिया कैसी है भाई, इंडिया है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब कि देखो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक बंदा नहीं है, काफ़ी बंदे हैं, उनके अपने अपने राइट्स हैं, उनके अपने अपने पावर्स हैं, वो सब मिलके 135 लोगों को गवर्न करेंगी एंड मतलब ये चीज़ नहीं होगी ताकि ये चीज़ ना हो पाए। तो समझ गए ना, दिस विल दिस। अब तुम इनको वोट कर रहे हो, ये तुम्हें गवर्न कर रहे हैं, तो गिव एंड टेक का एक वो है, ठीक है, प्रोसेस टाइप तुम कह सकते हो। और यहाँ पे वो तुमने पढ़ा होगा ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो गवर्नमेंट तुम ही खड़ी करते हो, ठीक है, तुम्हारे लिए ही वो है एंड तुम्हारी वजह से ही वो है, मतलब वो सब चीज़ें ऑफ बाय फॉर, ऑफ बाय फॉर। तो अब हम इनको रखते हैं थोड़ा साइड पर। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया क्या है, ये वाली डेमोक्रेटिक है, ओके, ए ग्रुप ऑफ पीपल विल गवर्न यू, ऑलराइट। अब इलेक्शन का क्या मतलब है? इलेक्शन इज अ प्रोसीजर वेयर बाय पर्सन्स आर चूजन बाय वोटिंग टू रिप्रेजेंट द वोटर्स फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। जनरली देयर इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट कैंडिडेट फॉर द सेम पोजीशन, दस इन इलेक्शन देयर आर विनर्स एंड लूजर्स। तो तुम देखो, सिंपल सी बात है, इसे क्या ही समझाना है। 10 लोग तो ज़्यादा हो जाते, इतने नहीं होते। तुम्हारी लोकेलिटी में लेट्स से 6 पार्टीज खड़ी हैं या फिर 6 बंदे खड़े, ठीक है, पार्टीज वगैरह का सिस्टम अभी आएगा, बट 6 लोग हैं, तुम किसी एक को वोट डाल सकते हो क्योंकि तुम्हारी एक ही वोट है, वो आएगा शायद सिंगल बैलेट, ओके, लेट्स सी, अगर आता नहीं तो मैं ऐसे ही समझा दूंगा। तो तुम एक वोट डाल सकते हो, चाहे भारत का कोई भी नागरिक है, कोई भी है, एक ही वोट डाल सकते हैं, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। हाँ, अगर तुम राज्यसभा उसकी बात करो, उन सब केसेस में मैं समझाऊंगा वो सब चीज़ें, बट अगर जनरली हम इलेक्शंस की बात करें इन जनरल, तो तुमने वोट डाल दी, अब जितनी मेजॉरिटी जो चाहेगी वो हो जाएगा, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, चाहे वो सेंट्रल के हो, कुछ भी हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी के हो, तो वही चीज़ होएगी। इलेक्शंस का सिंपल सा ये है कि तुम वोट करते हो, ठीक है, मतलब तुम नहीं करते, तुम्हारे पेरेंट्स करते होंगे, जो भी है तुम भी करोगे ना, मैं भी करूँगा। इन मॉडर्न सोसाइटीज़ elections are fought on party lines. A political party is a group of people holding views or beliefs. Any political party or combination of parties getting largest number of votes form the government. अब ये तो तुम्हें पता ही है कि पार्टीज होती हैं, ठीक है, इंडिया में तुम देख लो, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है एंड और भी है, मतलब अब अगर तुम देखो बड़े स्केल पे तो यही मानी जाती है, पर और भी काफ़ी है, ठीक है, जैसे पहले आरएसएस थी, अब वो नहीं है इतनी, अब भी है, बट अब मैं पॉलिटिकल होके किसी को मतलब जैसे अब ममता बनर्जी की सरकार है इस साइड पे वेस्ट बंगाल में, और बाकी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सरकारें, कईयों पे संगठन ही बोलते हैं, मेरी हिंदी पता नहीं क्या हुआ, बट न्यूज़ में सुना होगा संगठन हो गया, क्या बोलते हैं, तो 2 पार्टीज ने आपस में अलाइन कर लिया कि हाँ तुम भी आ जाओ, हम भी आ जाओ, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं बन पाई कोई पर्टिकुलर, जैसे तुम सारे इलेक्शन टू इलेक्शन डिपेंड करता है, बट तुम्हारे अगर इस नंबर से कम वोट्स हैं तो तुम नहीं बना सकते। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 120 वोट्स चाहिए किसी रीजन में पार्टी बनाने के लिए, कोई भी, दिल्ली हो या फिर कोई पर्टिकुलर सिटी हो, कुछ भी हो, 120 चाहिए। तो एक पार्टी की आई हैं 100, ठीक है, एक पार्टी की आई हैं 21। अब ये दोनों पहुंच तो सकती नहीं ऐसे, बट अगर ये आपस में कलाइन कर लें फिर ये मेजॉरिटी बन जाएंगी और ये पहुंच जाएंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे लिखा था कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज ग्रोइंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। तो ये इलीगल नहीं है, ये सही है, संवैधानिक है। तो कई बार नहीं बनती, फिर वो कहते हैं अच्छा आधे मिनिस्टर इस पार्टी से होंगे पर हमें भी आपको मिनिस्टर देने पड़ेंगे, मतलब हमारे इनसे भी मिनिस्टर आपको लेने पड़ेंगे। काइंड्स ऑफ इलेक्शंस, अब काइंड्स ऑफ इलेक्शन 2 तरीके के इलेक्शन होते हैं तुम्हारे, ठीक है, इंडिया में अगर हमारे वैसे 2 ही तरीके के हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर इलेक्शन होंगे तो डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे। अब कई कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें, जैसे अब इंडिया का तो तुम्हें पता है ना कि ये चीज़ें, कई कंट्रीज हैं जो डिक्टेटरशिप हैं या कहीं पे है, ठीक है। अब तुम्हें तो पता ही है, नाम लेने की जरूरत है नहीं। हमारे आजू में देख लो, एक थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट के आजू बाजू देख लो, फिर एक तुम देख लो इधर को जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, तो वो सब कंट्रीज हैं, ठीक है। अब हम वो सब चीज़ें नहीं बोलेंगे, मैंने बोला नहीं। डायरेक्ट इलेक्शंस की बात करते हैं भाई। डायरेक्ट इलेक्शंस कौन से होते हैं? पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब लेट्स से ये तुमने समझ लिया। मेरे पास देखो डस्टर भी है नहीं, तुम ये मत समझना कि मैं कुछ भी से इरेज करने के करंटली नहीं है मेरे पास ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखो, एक है तुम्हारा सेंट्रल, या फिर इसे हम बोल लेते हैं पार्लियामेंट, ठीक है।
एक होगा तुम्हारा, एक साइड पे होगी क्या, स्टेट, स्टेट की सरकार होती है ना। जैसे अगर पंजाब की बात करूं तो यहाँ पे कांग्रेस है, और स्टेट की बात करें वहाँ पे बीजेपी है। तो वही स्टेट एक सेंट्रल, स्टेट सेंट्रल, तो स्टेट सेंट्रल या गवर्नमेंट भी छोड़ो, सेंट्रल बस, पार्लियामेंट में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, अपोजिशन भी आ जाती है। एनीवेज, तो अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अब ये ऐसे कुछ चीज़ें दोनों में मिलती है, कुछ चीज़ें अलग हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला है डायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस क्या चीज़ है यार, कि देखो डायरेक्ट मैंने वोट डाल सकता हूँ, मैं मतलब जो 18+ हैं और कुछ पर्टिकुलर राइट्स हैं उनके, मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं ना, तुमने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में कौन कौन वोट डाल सकता है। इंडिया का नागरिक होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, ठीक है, कोई भी कास्ट क्रीड का फर्क नहीं पड़ता, तो वो सब डाल सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है, पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड टू द लोकसभा, इधर से हम लोकसभा को वोट डाल सकते हैं, क्या लिख रहे हैं, लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नोन एज MLAs, इधर हम लेजिस्लेटिव असेंबली में डाल सकते हैं या फिर MLAs में डाल सकते हैं, MLA चूज कर सकते हैं काइंड ऑफ। तो जो लोकसभा के होते हैं उसे हम बोलते हैं MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्हें हम बोलते हैं MPs, इन्हें हम इलेक्ट करते हैं। जैसे कहते हैं MP का इलेक्शन आया, कई बार कहते हैं MLA का इलेक्शन आया। MLA मतलब तुम्हारी स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सबकी नहीं होती, मोस्ट की होती है, मतलब आजकल मोस्ट स्टेट्स की है, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। तो मे भी कुछ उनकी ना हो, क्या बोलते हैं उसे, यूनियन टेरिटरीज की कुछ ना हो, बट मोस्ट स्टेट्स की आजकल होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो तुम इलेक्ट करते हो डायरेक्टली, जो लोग इलेक्ट करते हैं वो होते हैं MLAs, ठीक है। ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई थी काफ़ी देर तक कि फ़र्क क्या है। अब इसके बाद क्या आता है कि द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मेंबर ऑफ द लोकसभा आर नोन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड अंडर द existing political system of elections are held or party lines, the party is combination of parties and legislative assemblies, who is made prime chief minister or। तो अब यहाँ पे क्या होता है, तुम कभी भी देखना, कोई भी CM के लिए वोट नहीं डाल दोगे, ना ही तुम PM के लिए वोट डालोगे, तुम्हारे ऊपर नहीं होती वो चीज़। तुम एक पर्टिकुलर पार्टी को जिताते हो, ठीक है, जो पार्टी मेजॉरिटी आती है वो अपनी तरफ से चूज करती है कि हम URR CM नाउ, ठीक है, मतलब उस पार्टी के अंदर से जो होगा कोई वो बन जाएगा। तो ये चीज हो गई क्लियर। अब यहां पे आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट भी इधर भी होंगे, इधर भी होंगे। इंडिया हैज 2 टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर, बोथ एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल। एट स्टेट लेवल ओनली सम स्टेट्स हैव द सेकंड हाउस कॉल्ड द विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और द अपर हाउस। एट यूनियन लेवल द अपर हाउस इज नोन एज द राज्यसभा, विच इज अ परमानेंट हाउस। द इलेक्शन टू बोथ हाउसेज एंड द स्टेट इज इनडायरेक्ट. The representatives are not directly elected by the people. The elected representatives of the people elect members of the upper house both at the central as well as the state. In case of the legislative council, the members of the, देखो ये सब छोड़ दो तुम, ठीक है, मैं तुम्हें एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, लेट मी क्लियर इट, ठीक है। ये सब काफ़ी तुम्हारे लिए टेढ़ा मेढ़ा मुझे, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से मैं समझाना चाहता हूँ ना वो हुआ नहीं अभी तक, नहीं तो मुझे फिर ना बनानी पड़ जाए वीडियो। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि रुक ही जाओ भाई, तो मैं किताबी हिसाब से नहीं अपने हिसाब से समझाता हूँ। इंडिया को तुम कह लो कि दो जगह में सरकार होगी, एक होगी तुम्हारी स्टेट, एक होगी तुम्हारी सेंट्रल। ऑब्वियसली जो सेंट्रल है उसके पास कंट्रोल पावर ज़्यादा होती है देश की एज़ कम्पेयर टू स्टेट, बट काफ़ी जैसे वो लिस्ट होती है ना, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है कि किसके पास क्या राइट्स हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कभी और डिस्कस करेंगे, अगर तुम्हारे आएगा भी, इसमें नहीं आएगा, आई थिंक 10th में आएगा, वो भी पता नहीं, बट अभी के लिए तुम ये समझो कि ये है सेंट्रल, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे जो सेंट्रल है, मैंने क्या कहा था, पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस को हम बोलेंगे क्या, लोकसभा, एंड लोअर हाउस, यार उल्टा क्यों लिख देता हूँ यार, अपर हाउस को हम बोलेंगे राज्यसभा एंड लोअर हाउस को हम बोलेंगे लोकसभा। इतना समझ आ गया, एल से लोकसभा आ गया, समझ आ गया। जो इधर है, इधर भी मोस्टली, मतलब थोड़ी बहुत स्टेट्स होंगी, 1-2 एक्सेप्शंस जिसमें नहीं होगा, बट मोस्टली में होता है, ठीक है। इसमें जो ऊपर होगा, यहाँ पे तुम्हारे लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, विधान परिषद तुम कह सकते हो, ठीक है।
इसे तुम कह लो विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो तुम्हारी यहाँ पे राज्यसभा है वो है विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो यहाँ पे लोकसभा है वो क्या है तुम्हारी लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने इसे समझने के लिए कुछ लिखा था। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है अपर हाउस, असेंबली है लोअर। काउंसिल कहाँ होता है? स्टाफ रूम कहाँ होता है स्कूल का? अपर ऊपर वाले फ्लोर पे होता है। असेंबली कहाँ होती है? ग्राउंड फ्लोर पे। तो काउंसिल अपर हाउस, असेंबली लोअर हाउस। अब ये समझ आ गया। अब ये चीज़ और ये चीज़ काफ़ी हद तक सेम है, काफ़ी हद तक। कैसे? आप समझो। जो लोकसभा है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये स्टेट के लिए है, ये पार्लियामेंट के लिए है, मतलब सेंट्रल के लिए। पर ये दोनों क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन से, मतलब हम वोट करते हैं इसको बोलते हैं एमपीज, इसको बोलते हैं एमएलएज, मतलब जो इसके अंदर के बंदे होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू। जो ये होता है राज्यसभा एंड दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद, ये है इनडायरेक्ट एम ही हुआ बनाया हुआ इतना बड़ा चैप्टर दे के, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इतना समझ गए तुम लोग? समझ गए ना? तो सेंट्रल स्टेट राज्यसभा इज इक्वल टू नहीं कहेंगे, बट अगर हम स्टेट से करना हो तो विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकसभा इज लेजिस्लेटिव असेंबली। ये डायरेक्ट से, वो इनडायरेक्ट से, क्योंकि वो अपर हाउस है, हम वहाँ तक हाथ हमारा जाता नहीं, हमारा यहाँ तक जाता है, हम यहाँ तक वोट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये तुम्हारी थोड़ी सी लिखी हुई है चीज़ कि हु आर नॉट द मेंबर लेजिस्लेटिव। In the case of the legislative council, members are elected by the members of the legislative assembly from among the persons who are not the member of legislative assembly. तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ये है ना तुम्हारा, पहले स्टेट की अगर हम बात करें तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके जो लोग होंगे वो इनको इलेक्ट करेंगे, वर्ड होता है इलेक्ट, एक नॉमिनेट। इलेक्ट का मतलब जैसे हमने इनको इलेक्ट किया, वो आगे इलेक्ट करेंगे वोट डाल के। नॉमिनेट भाई प्रधानमंत्री ने कह दिया इसे बनाओ, नॉमिनेट कर दिया उसको, ठीक है, ये बिग बॉस वाला नहीं, ठीक है। या फिर जैसे प्रेसिडेंट ने तुम्हारे, अभी राज्यसभा का आएगा, प्रेसिडेंट ने 12 बंदों को कहा कि अभी चलो पढ़ते हैं, ये हो गए इलेक्ट। ये भी क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे लिखा होगा द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। तो राज्यसभा में इन जनरल 250 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है, 250 ज़्यादा है। अभी करंटली 245 चल रहा है, आई थिंक ऐसा ही कुछ है, ठीक है, 255। और जो राज्यसभा जो लोकसभा है, पता नहीं मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, तुम्हें कैसे कहूँगा मैं, उसमें 543 है, ठीक है। अब ये आई डोंट नो बिल्कुल सही है कि नहीं, बट मैंने कुछ दिन पहले तो देखा था, तब तो यही थी। बाकी लेट्स सी, मतलब उसमें कुछ इतने आजकल नहीं, मतलब 2 हफ्ते पहले मे बी। तो ये तुम्हारा आ गया ये चीज़। अब राज्यसभा जो है, ये जो राज्यसभा है, इसमें 250 होते हैं, अगर 245 है, अभी वैसे 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते। आउट ऑफ दीज 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, ठीक है। जो ये राज्यसभा है, ये राज्यसभा के मेंबर्स कौन इलेक्ट करेगा? इस 238 मेंबर्स तो, या फिर मतलब इतने हैं तो इसमें से 12 कम कर दो, उतने मेंबर्स तो, वैसे ऐसा नहीं है, पूरे ही इलेक्ट होते हैं, बट कई बार कोई ऑफिस छोड़ देता है, किसी की डेथ हो जाती है, और कई बार नहीं रिप्लेसमेंट करते तो 238 हो जाता है। ये राज्यसभा का इन्होंने क्या लिखा है, 238 आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेजिस्लेटिव असेंबली वाले इन्हें भी इलेक्ट करते हैं, 238 को। सबको नहीं करेंगे, किसको करेंगे? 238 को। और तुम कहोगे भैया बाकी ये कहाँ गए? बाकी के देखो, जो 12 बच गए, द रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग द पीपल हैविंग स्पेशल नॉलेज। जो बाकी 12 हैं ये इलेक्ट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट अलग अलग बंदों को, अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट को हमारे देश के राज्यसभा में बांट लेता है। कि बिकॉज देखो, इंडिया एक ऐसी स्टेट है, ये समझना, इंडिया एक ऐसी स्टेट है या कंट्री है, तुम बोल लो, जिसमें एक अलग लेवल के लोग रहते हैं। अलग लेवल के इन द सेंस
हाँ मतलब जीनियस वगैरह भी मेरा मतलब है उससे, बट बहुत ज़्यादा वैरायटी है यार। मतलब तुम इधर देख लो कुछ अलग ही चीज़ें चल रही हैं, तुम बिल्कुल उस साइड पे चले जाओ, मतलब असम वगैरह और गुजरात वगैरह कितना फ़र्क है, कन्याकुमारी से देख लो जम्मू में कितना फ़र्क, स्टेट टू स्टेट बहुत फ़र्क है। तो इतने ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ पीपल को, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग कास्ट को, क्रीड को, सबको एक साथ रखने में अलग अलग लोगों के मायने, मतलब अलग अलग तरीके के लोग चाहिए, ठीक है। तो ये जो 12 लोग हैं ये सब अलग अलग फील्ड से होंगे। जैसे अभी सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर वो क्रिकेट के हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा फ्यूचर में लेट्स से अरिजीत सिंह आ जाता है, हुई नहीं है अगर, तो वो म्यूज़िक से आ जाएंगे। ऐसे अलग अलग फील्ड से आते हैं कि यहाँ पे अपनी राय देने, क्योंकि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अगर देश में इतनी डाइवर्सिटी है तो एटलीस्ट राज्यसभा में भी हो, ठीक है। अब तुम कहोगे ये तो सिर्फ स्पेशलिस्ट हैं कोई पर्टिकुलर फील्ड के, ये हर चीज़ में राय थोड़ी दे सकते हैं, राइट, हर चीज़ में नहीं दे सकते हैं राय। तो जो राज्यसभा होती है ये मोस्ट ऑफ द डिसीजंस ले सकती है, मतलब ये दोनों मिल के ले सकती हैं। बस जो मनी बिल होता है, पैसे का बिल, उसमें लोकसभा की पकड़ थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें मिनिस्टर बैठे हैं। इसमें भी होते हैं, मतलब ये इलेक्ट करते हैं और ये बाहर आते हैं, बट ये जो मोनेटाइजेशन वाले बिल होते हैं ना, कोई भी पैसे से रिलेटेड बिल होगा, मनी बिल होगा, उसमें ये दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं कि एक बार पढ़ के इन्होंने कहा ये चीज़ अगर ठीक कर लेते तो सही रहता, पर इनका कंट्रोल नहीं है कि बोले ये ठीक करो, नहीं, हम क्यों सुने तुम्हारी, लोकसभा बोलेगी ये, ठीक है। तो ये वो इनसे पूछने की लोड़ नहीं पड़ती। वो सर्कल कैसे चलता है वो तुम्हारा 10th में आएगा, वो चीज़ें छोड़ो अभी, लेट्स बी सिंपल अबाउट इट। एंड इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, मैंने कहा इंडिया है, इंडिया कैसी सरकारों से बनती है, सेंट्रल और स्टेट की। सेंट्रल में राज्यसभा है, लोकसभा है, और स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये हम इलेक्ट करेंगे इनको वोट डाल के, इनको हम इलेक्ट करेंगे वोट डाल के, और लेजिस्लेटिव असेंबली फिर आगे इस हाउस को कर देगी और इस हाउस को भी कर देगी। ये हाउस कौन कर देगा, प्रेसिडेंट कर देगा। सब चीज़ें क्लियर है। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है अब बताओ। अब बोलो भैया आप क्यों चुप हो गए, बोलते हैं यार, डर किस चीज़ का। अब देखो जो प्रेसिडेंट होता है और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, मतलब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों, they are indirectly elected. The president of India is elected indirectly by the members of the electoral college consisting of the elected members of both the houses of the parliament and the elected members of the legislative assembly of the national capital of Delhi. अच्छा, तो प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? पहली बात, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ये, हम थोड़ी करते हैं। और दूसरी चीज़ कौन करता है ये समझ लेना, राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं, लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने मेंबर्स हैं, ये सब लोग मिल के वोटिंग करते हैं, मिलकर वोटिंग करते हैं, एंड फिर जाके बनते हैं हमारे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। पहले 135, मतलब 135 तो नहीं, पर मतलब सब थोड़ी 18+ होते हैं, बट तुम लगाओ इतने करोड़ लोग वोटिंग करके इनको बनाते हैं, ठीक है। फिर ये लोग इनको बनाते हैं वोटिंग करके, फिर ये सभी लोग मिलके, ठीक है, ये तीनों मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। समझ गए अब थोड़ा सिस्टम समझ रहे हो? तो हम ये इसे कहते हैं इनडायरेक्ट। प्रेसिडेंट किसने, देखो राज्यसभा में 12 लोग कहाँ से आए, प्रेसिडेंट ने बनाए। प्रेसिडेंट को किसने बनाया, इन तीनों ने बनाया। इन तीनों को किसने बनाया, हमने बनाया। वही चीज़ इनडायरेक्ट तो है ना, हमारा हाथ कुछ ना कुछ तो है ना। सो ये डिफरेंशिएशन पढ़ लेना यार, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब जो मैं बता चुका हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है वही सब है। तो अब क्या है तुम्हारा कि मतलब हाँ ये सब बता चुका। द इलेक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट। सिंगल वोट होती है, चाहे तुम्हारा ये वाली हो, मतलब हम अगर वोट कर रहे हैं तो भी एक है, चाहे ये इनडायरेक्ट वाली में भी उनकी जो भी कोई मिनिस्टर होगा उसकी एक ही वोट होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बड़ा बंदा उसको 2 वोट दे देते यार, नहीं। Like the president, the election of the vice president is also indirect. The vice president elected by the members of both the houses of the parliament. In this election, the state legislatures do not take part. अब यहाँ पे क्या है, एक मेरे से हो गई गलती, सॉरी। देखिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का भी सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है, बस जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसे कौन इलेक्ट करता है, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें ये इसका हाथ नहीं होता, किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का हाथ नहीं होता, ठीक है। तो हो सके तो माफ़ कर देना। मेरा आज गला ख़राब है यार, मतलब इसी बात पे लाइक कर दो तुम।
कितनी अजीब तरीके से मैं लाइक मांगता हूँ, कर दो चुपचाप, हर बार मुझे कहना पड़ता है, गला ख़राब है मेरा। अब जनरल इलेक्शन वही होते हैं यार जो मतलब 5 साल की एक्सपायरी डेट हो, हर 5 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हो, जो कि तुम लोग वोट डाल रहे हो वो है जनरल इलेक्शंस। जो ये वोट डाल रहे हैं वो भी जनरल में ही आते हैं, उसे इलेक्टोरल्स बोलते हैं। वो जैसे हम इलेक्टोरेट है और वो बहुत छोटी बॉडी है, वो सब चीज़ें तुम पढ़ लेने के बाद, जैसे हम जो डालेंगे वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा 135 करोड़ की पॉपुलेशन अगर वोट डालेगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसे हम इलेक्टोरेट बोलते हैं। और उनका तो बहुत छोटा सा, इनडायरेक्ट इलेक्शन में कितने का बंदे होंगे भाई, जैसे मैंने कहा अगर 543 तुम इसके लगा लो और 238 तुम इसके लगा लो, कितने हो गए, ठीक है, कुछ 800 के आसपास। अब 800 ये हो गए, अगर तुम उसके भी थोड़े बहुत लगा लो, कितने, 1000 ज़्यादा से ज़्यादा 1200। तो 1200 वोटर्स को तुम कंपेयर करो किसके साथ, ये जो जितने भी करोड़ लोग देते हैं, करोड़, उस चीज़ का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो अब ये जनरल इलेक्शन में तो यही होता है कि 5 साल बाद तुम्हारे इलेक्शंस होंगे जैसे नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं। और ये क्या है 1957, ये डेट 1957 तक जो इलेक्शंस थे वो सेम होते थे, स्टेट के और क्या कहते हैं उसे, स्टेट इलेक्शंस एंड जो सेंट्रल इलेक्शंस है वो दोनों एक ही साल में होते थे। ये रूल था कि साथ में करेंगे, पर मतलब तब तक होते ही साथ में थे, 5 साल बाद ऑब्वियसली साथ ही होगा। लेकिन अब क्या हो गया, 57 के बाद सरकार गिर गई, उनको बीच में इलेक्शन रोकने पड़े, तो कुछ स्टेट्स का मतलब स्टेट्स रह गई कि हम तो 5 साल बाद ही करेंगे, इनको उसी साल करना पड़ा। तो ऐसे झमेला सा हो गया, फिर वो ये जो चीज़ थी ये उसके बाद अपनी अप्लाई नहीं हो पाई, ठीक है। तो अब क्या है, अब जैसे किसी स्टेट का किसी साल में होएगा, किसी स्टेट का किसी साल में होएगा, एक टाइम पे नहीं होएगा, एक टाइम पे एमपीज़ का होगा, एक पे एमएलएस का होगा, वो भी अलग अलग स्टेट का बदल जाएगा एमएलएस का। तो वही चीज़ है, ये इसे होते हैं जनरल इलेक्शन, ठीक है। However, on account of undetermined midterm election, the two got gradually separated. तो पहले 1 साल का फ़र्क पड़ा हो, फिर धीरे धीरे इतनी बार सरकार गिर चुकी है, 2-3 साल का, जैसे अब तुम कहो गिरी कैसे, बहुत से रीजंस हो सकते हैं यार, तुम कोई पर्टिकुलर डेट बताओ, मैं उसका बताऊंगा ना। जैसे अब अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की, वो पावर में थी उनकी सरकार, तब असैसिनेशन हो गया, फिर सेम विद राजीव गांधी, एंड ऐसा काफ़ी हुआ, मतलब सरकारें काफ़ी बार गिरी हुई हैं, गिरती रहती हैं। तो ये तुम पढ़ लेना, मतलब ऐसा हो जाता है काफ़ी बार। अब इसके बाद आता है तुम्हारा, एक था तुम्हारा जनरल इलेक्शंस, जनरल। अब आता है तुम्हारा मिड टर्म। मिड टर्म में यार या तो जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए, वो सब हो जाए, वो सब तुम 10th में पढ़ोगे कि वो सब क्यों होता है 10th की सिविक्स में, पर ये सिंपल ऐसे होता है कि 5 साल से पहले कभी हो जाए। दिस टाइप ऑफ इलेक्शन है हेल्ड इन स्टेट असेंबली और लोकसभा इज डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स फुल टर्म 5 years, द न्यू हाउस विल नॉर्मली हैव 5 टर्म। तो लेट्स से मैंने एक सरकार बनाई, ठीक है, मैंने सरकार बनाई, तुम चाहे, और ये दोनों के लिए लागू है, ये इसके लिए भी लागू है सेंट्रल के लिए, और ये स्टेट के लिए भी लागू है, ठीक है। अब ये तुम समझो कि जो राज्यसभा होती है और जो लोकसभा होती है, लोकसभा क्या है कि हमने वोट डाली वो हर 5 साल बाद होगी, ठीक है, अगर सब कुछ सही चल रहा है। बट जो राज्यसभा है इसमें ये नहीं होता, पहले तो 6 साल होता है, और दूसरा ये नहीं होता कि मतलब एक साथ सभी बंदे बाहर रहे, किसी की टर्म खत्म होती है उसकी जगह कोई और ले लेता है, किसी की टर्म खत्म होती है फिर उसकी जगह कोई और आ जाता है, ऐसे होता है। उसमें एक टाइम पे सब नहीं गिरते। और इसका फ़ायदा भी क्या है, अगर लेट्स से अभी कोविड आ गया या बहुत तगड़ी इमरजेंसी आ गई, ठीक है, कोई इंटरनल कुछ एगिटेशन हो गया, बाहर से किसी कंट्री ने हमला कर दिया, सरकार का टाइम खत्म हो गया, ठीक है, इलेक्शंस अभी हुए नहीं वैसे वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है इलेक्शंस इमरजेंसी के टाइम पे, बट लेट्स से नहीं किया, ठीक है, ये सरकार अब नहीं रही तुम्हारी, ठीक है, थोड़ी देर तक एटलीस्ट नहीं है, इमरजेंसी है, कौन कंट्रोल करेगा, कोई तो होना चाहिए ना। अगर राज्यसभा भी डिसॉल्व हो जाए फिर रहेगा ही कौन सरकार में, इसलिए राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, ये बात याद रखना, कभी भी नहीं। उसका 238 में से, ठीक है, 2 बंदे जाएंगे 2 बंदे आ जाएंगे, 5 बंदे जाएंगे 5 बंदे आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि 238 का एक ही साल में इकट्ठे इलेक्शन होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। सो या ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, मैं तब से तुम्हें कहता हूँ बहुत तकड़ी लिखी है। सो जब ये लेट्स से मिड टर्म इलेक्शन हुए, ठीक है, मेरी पार्टी के, मैं जीत गया उसमें, ठीक है, कोई पार्टी गिरी और मैं इलेक्शन जीत गया, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो पार्टी ने 3 साल रूल किया तो मेरे सिर्फ 2 साल मिलेंगे मुझे, नहीं, मुझे पूरे 5 साल मिलेंगे। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि उस पार्टी का कितना टाइम रह गया था, मुझे तो पूरा मिलेगा ना टाइम। हाँ, अगर लेट्स से कोई लीडर की डेथ हो जाती है या समथिंग लाइक दैट, नया लीडर आ जाए, वो उतनी देर तक ही करेगा, पर पार्टी का ऐसा नहीं होता, पार्टी पूरे साल तक अपना ऑपरेट करेगी। ऑल राइट, अब आता है बाई इलेक्शन, हमने 2 पढ़ लिए। नाउ इज बाई इलेक्शन, व्हेन अ सीट हेल्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सेंटर और द स्टेट वैकेंट
falls vacant on the account of death, resignation of the member before the completion of his term to fill his vacancy by election, the person is so elected remains the member of the expired term of the house. वही मैंने कहा कि कोई बंदे की डेथ हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं समथिंग, जैसे पंजाब में तुम देख लो अमरिंदर सिंह ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, एंड अब चरणजीत सिंह चन्नी आ गए हैं, तो वही रिज़ाइन किया तो कोई और आ गया, पर ऐसा नहीं है कि अब पूरे 5 साल हो गए वो, तो ऐसा नहीं कांग्रेस का टाइम बढ़ गया, नहीं, इट मींस कि जितना टाइम रह गया है इलेक्शंस को उतने टाइम तक होगा अब, ठीक है, उतने टाइम तक आप गवर्न कर पाओगे, तो वो चीज़ होती है बाई इलेक्शंस। अब आता है तुम्हारा इलेक्शन कमीशन, और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मुझे तुम्हारा नहीं पता, ये चीज़ वॉज द वर्स्ट थिंग एवर, मैं ये पूरी बुक में पढ़ सकता हूँ, कहीं भी पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती थी। ये तुम्हारा है छोटा सा ही, ठीक है, 2 तो पेज है, पर ये चीज़ जितनी मुझे तंग किया है इस इलेक्शन कमीशन ने, मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूँ तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा, ये टेंशन मत लो, मैं इसे ज़रा इरेज कर दूँ, उसके बाद मैं वापस आता हूँ एंड फिर तुम्हें भी समझाऊंगा अच्छे से। अब देखो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन इज द बेस्ट वे बाय विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल कैन बी सेंट टू द लेजिस्लेचर्स। इंडिया बीइंग अ फेडरल कंट्री मेक्स प्रोविजंस फॉर होल्डिंग इलेक्शंस बोथ फॉर सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेचर मतलब कौन, जो लॉ बनाते हैं। लॉ कौन बनाता है, कोर्ट लॉ नहीं बनाता, पहले तो ये समझ लो, कोर्ट लॉ नहीं बना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरल रूल जो है कोर्ट लॉ फॉलो करवाता है, अगर गलत करो तो सजा देता है। कोर्ट इज नॉट द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। बहुत डाउट था यहाँ से, जब तुम पढ़ते लेजिस्लेचर लॉ, कोर्ट याद आता है, कोर्ट नहीं है, पार्लियामेंट बनाता है तुम्हारे लॉज, ठीक है, पार्लियामेंट में जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ से बिल्स पास होते हैं, वो लॉ बनता है, ठीक है, जैसे अभी फार्मर्स बिल, वो कोई कोर्ट ने थोड़ी बनाया, वो बनाया लोकसभा राज्यसभा वगैरह ने, ठीक है, तो वहाँ से आते हैं, समझ गए। Keeping in view with the great impact and significance of the election, the Constitution has made detailed provisions for the free and fair conduct of election, Part 15, Article 324 to 329। तो आर्टिकल 324 पे पहुंच गए हो तुम, पहले तुम आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 तक पढ़ रहे थे, अब तुम सीधा 324 तक पहुंच गए हो। तो अब यहाँ पे क्या है, इलेक्शन कमीशन, अगर इतना तकड़ा पूरे देश का कंट्रोल उनको देना है तो क्या गारंटी है कि वो लोग चीटिंग नहीं करेंगे, क्या गारंटी है कि मिसयूज नहीं होगा, क्या गारंटी है पैसों से वोटें नहीं खरीदी जाएंगी। देखो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, ये सब होगा, ठीक है, बट उसको कुछ हद तक रोकने के लिए, ठीक है, मतलब कुछ मेजर्स लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब चीज़ें हैं। एंड वैसे भी तुम देखो मोस्टली क्या होता है कि जैसे अब कई बार, अब तो ये कम हो गया, पहले जैसे बूथ ही कंट्रोल हाईजैक टाइप कर लिए जाते थे कि वहाँ पे लोग आ गए गुंडे टाइप्स, वो कह रहे हैं इसको ही वोट डालो, इसको ही वोट डालना है तुमने, काइंड ऑफ थिंग, या फिर पैसे दे के कर लो, तो वो सब चीज़ें ना हो, फेयर इलेक्शन हो, जो लोग चाहते हैं जिसे बनाना वही हो, उसके लिए इलेक्शन कमीशन होती है। अब वो कैसे बनती है, कितने बंदे होते हैं, जैसे हमने पढ़ा राज्यसभा में इतने हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन में कितने। अब इलेक्शन कमीशन एक तुम एजेंसी नहीं बोल सकते उसको, इट इज़ अ बॉडी, ठीक है, जो कि इलेक्शंस के टाइम पे मोस्टली क्या कहते हैं, फोर्स में आती है, या तुम्हें सुनने में मिलती है, या फिर सिविक्स पढ़ते हुए सुनने में मिलती है। Article 324 clauses 1 to 6 deal with the composition of election commission and the other related issues. The Chief Election Commission (CEC) stands at the top of the hierarchy of the election commission. Election commission consists of a chief election commissioner and other election commissioners. तो सबसे ऊपर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो पूरे देश के जो इलेक्शन कमीशन है उसका ध्यान रखता है, उसके नीचे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। ये तुम्हें पता लगेगा तीन कैसे, पहले 3 होते हैं, फिर उनके अंडर आएंगे, अभी आएगा शायद। From 1950 to 1989 the election commission was a single member constitutional body। 89 तक एक ही बंदा था उस बॉडी में। In 1989 the election commission was made a multi-member body। 2 more commissioners were appointed and the chief election commission was designated as the chairman of the commission। तो अब उसे क्या बोलते हैं कि ही इज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन एंड उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो डज एट प्रेजेंट द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ, अब आजकल 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अब तुम कहोगे भैया ये जो 3 इलेक्शन कमीशन है क्या यही पूरे देश को संभालते हैं, यही हर एक स्टेट में जा के पता करते हैं? देखो पहली बात तो ये समझो पूरे देश में, मतलब हाँ क्या कहते हैं, लोकसभा का टाइम अलग है बट एक ही टाइम पे इलेक्शंस नहीं होते इन केस ऑफ स्टेट्स। तो जब स्टेट के इलेक्शन है तब तो ज़्यादा मतलब है नहीं कि सिर्फ स्टेट में ही है, पूरे देश में नहीं है।
तो तब क्या होता है, ये लोग वहाँ पे जाते हैं संभालते हैं। एंड ये 3 लोग नहीं जाते, तो मैं लग रहा है यही 3 लोग भागते रहते हैं हर जगह, नहीं, इनके अंडर भी काफ़ी लोग होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तीनों लोग भागते हैं। मुझे पहले ये लगता था ये इकल्ला बंदा संभालता है क्या, ये तीनों संभालते हैं क्या, पूरे देश के इलेक्शन हो रहे हो तो सोचो, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी आगे आएगा इनके काम क्या क्या हैं, फिर इनको सबको संभालना होता है ना, वही सब चीज़ें। टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। The Parliament of India passed an act in 1994 as laid down in Article 324 Clause 5 of the Constitution. Under this act, the terms of the office and conditions of service of the Chief Election Commissioner and other commissioners were determined. They are appointed for a term of 6 years. ये अपॉइंट किया जाता है 6 साल के लिए, एंड ये तुम वोट करके नहीं इन्हें अपॉइंट करते, ये कौन करता है, प्रेसिडेंट। आगे आएगा, During this tenure, if they attain the age of 65 years, they shall vacate the office on the day of attaining this age. तो जैसे वैसे 6 साल तक चलता है और ये री-इलेक्ट भी हो सकते हैं, बट लेट्स से किसी को 61 पे बनाया गया, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी अपनी 67 तक करेगा अपनी जॉब, 65 का हो गया रिटायर्ड, कोई और आ जाएगा। The salary of a chief election commissioner and other commissioners shall be equal to the salary of a Supreme Court judge. They also are entitled to pension. तो इनकी सैलरी पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके जितनी होती है, कम नहीं होती, मतलब अप्रॉक्स 2-3 लाख तो होगी पर मंथ, ठीक है। तो वाई, बिकॉज ज़्यादा एक तो क्या है कि खुद के पास इतना हो कि बाकी ऐसे ना हो कि कोई कहे कि कोई इनको ही अगर ड्राइव कर दे लेट से, तो क्या ही संभाल लोगे तुम, इसलिए इनको पूछते हैं। और इनका यार काम भी काफ़ी होता है, पूरे देश को कैसे मैनेज करना, इतने मतलब जैसे मैंने कहा अलग अलग तरीके के बंदे वहाँ पे जाके इलेक्शन, जैसे अगर तुमने न्यूटन मूवी देखी हो तो उसमें है ना कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कैसे कैसे करना है, वो काफ़ी सही मूवी है, देखना तुम। मतलब उसका ऐसा नहीं है कि बहुत तुम्हें तकड़ा कुछ मिलेगा, लड़ाई लुड़ी मिलेगी या समथिंग होगा, बट न्यूटन एक जस्ट सिंपल चलते चलते तुम्हें एक इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ बता जाता है जो तुम्हें नहीं पता था। तो देखना, ठीक है, जब टाइम मैंने, छोटी सी मूवी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 2 घंटे की भी नहीं है, देखना न्यूटन, राजकुमार राव। तो एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द चीफ, तो अगर ये 3 है, अब 3 में से एक कहता है नहीं ये काम करते हैं, दूसरा कहता है नहीं ये काम करते हैं, ठीक है, तीसरा कहता है नहीं वही करते हैं जिसने पहले बार, तो जो मेजॉरिटी बोलेगी तीनों में से, जैसे 3 में से जो कोई 2 ने कह दिया वो मान लिया जाएगा। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, अब ये पिछली बार तुम्हें नहीं था, पिछली बार, हाँ मे बी पिछली बार, तो एक बार चेक कर लेना। द इलेक्शन कमीशन हैज़ अ वाइड रेंजिंग पावर्स अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ एन इलेक्शन कमीशन विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव ऑफ एवरी स्टेट एंड ऑफ एवरी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू द ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट गिवन फॉलोज। तो क्या क्या काम है, क्या क्या पावर्स हैं, आप बताएंगे। पहली काम, पावर कुछ भी, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। देखो पहले तुम्हारे टाइम पे कुछ और तरीके की वोटिंग होती थी, अब कुछ और होती है। अब तुम्हारी मशीन से ईवीएम मशीन से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहले कुछ ऐसे तुम्हारे ना, मतलब मैंने तो नहीं देखा, मैं इतना भी पुराना नहीं हूँ, तुम्हें लग रहा है मैं बहुत पुराना बंदा हूँ, नहीं, मैं ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं है हमारे बीच। अच्छे से रिवील मैं करूँगा 10K पे, तो अगर Q&A सेशन चाहिए 10K कराओ फटाफट, ठीक है। तो उसमें मैंने भी ऐसे यूट्यूब वगैरह पे कहीं देखा होगा, तो उसमें बीच में डालते थे और वो एक ही मिलती थी हर बंदे को, उसमें लिखा होता था बीजेपी, कांग्रेस, समथिंग एनीथिंग, तो वो सब होता था। अब तो तुम मशीन दबाओगे, तुम्हारे यहाँ पे फिर वो लगा दिया जाएगा, ठीक है। और वो भी तुम्हारा एक स्पेशल स्पेस दी जाती है कि कोई भी तुम्हारे पीछे वाला बंदा हो, आगे वाला तुम्हें डोमिनेट ना कर पाए कि तू मैंने वो किया तो भी ये कर, कोई नहीं जान पाएगा तुमने किसे दबाया, ठीक है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 1 जनरल इलेक्टोरल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। द इलेक्टोरल रोल इज मतलब सिर्फ एक ही वोट डाल सकते हो, ठीक है तुम। तो इलेक्टोरल वोटिंग लिस्ट में क्या क्या लिखा होता है, उसमें सबकी लिस्ट बन जाती है, कितने कौन कौन वोट डालेगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर मेरे शहर की या तुम्हारे शहर की कोई भी बन रही है, तो उसमें कितने लोग डालने वाले हैं वोट, 18 साल से ऊपर जो हैं, और हर साल 18 साल से ऊपर होते रहते हैं जिनकी वोटिंग आईडी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वो बन गई है, अगर तुमने बना ली है देन यू कैन एलिजिबल टू वोट। तो कितने नए लोगों की मतलब 18+ हुए, उनका लिखना है, किन की डेथ हो गई है उनको हटाना है, तो हर साल तुम्हें हर इलेक्शंस के टाइम पे ये अपडेट किया जाता है, ठीक है। और वैसे भी 5 साल बाद हो रहा है, कितने लोग ही 18 से ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तुम भी हो जाओगे ना तुम, हाँ हो जाओगे यार आराम से, सोचने की बात है कुछ। सो इलेक्टोरल कमीशन इज अ वोटर्स लिस्ट कंटेनिंग द नेम, फादर्स नेम, एज एंड सेक्स ऑफ द वोटर, ये 4 चीज़ें उसमें लिखी होती है। तुम्हारे जेंडर लिखा होगा, तुम्हारे फादर्स नेम देखा होगा अपने पेरेंट्स का, नहीं देखा,
जाओ यार। These electoral rolls are updated from time to time to provide for new entrants and deaths as well, ठीक है, जैसे मैंने बताया। The commission identifies eligible voters in each constituency and prepares the list of all eligible voters. This is now called the voters list। इसे voters list बोलते हैं, जो एक एक बंदे की, जो एक बंदे की हो इलेक्टोरल क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल, जो सबकी लिखी हो, जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उस एरिया में, दिस इज वोटर्स लिस्ट। सो वोटर्स लिस्ट में वही सब फोटो आइडेंटिटी होती है, ये मैंने देखा हुआ, कार्ड फॉर एवरी इशूड, दिस प्रिवेंट्स द फ्रॉडेंट बाय वोटिंग। तो उसमें ऐसा नहीं है, उसकी वजह से ही वो जो इतनी बड़ी लिस्ट होती है, तुम किसी की वजह, किसी की तरफ से वोट नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा भाई या ठीक नहीं है या घर पे बीमार है या फिर लेट्स से बाहर गया हुआ है, ठीक है, मतलब बाहर पढ़ने गया हुआ है, मैं उसकी जगह जाके वोट डाल देता हूँ, ठीक है, तुम ऐसे नहीं कर सकते। सो ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो संभाल लेते हैं। इलेक्शन कमीशन क्यों बैठी है भाई? रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द इलेक्टोरल कमीशन ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, वही बताते हैं कि ये पार्टीज खड़ी हो सकती हैं। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, अब हर जो इलेक्शन कमीशन है वो सिंबल देती हैं, जैसे अब बीजेपी का फूल है कमल का, जो कांग्रेस है हाथ है, ठीक है, और आम आदमी पार्टी का झाड़ू ही है ना। मेरे देखो पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ना वीडियो बनाते के टाइम बंद हो जाता है, मुझे कुछ आधी चीज़ें याद ही नहीं रहती। और ऐसा मतलब अलग अलग सिंबल्स होते हैं, किसी को हाथी मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा सिंपल होते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा अलग नहीं हो जाता। बट कुछ होते हैं रिजर्व्ड और कुछ होते हैं फ्री। जैसे अब कोई और पार्टी आके हाथ का साइन नहीं ले सकती, वो कांग्रेस का रिजर्व्ड है, ठीक है, कितने सालों से है, कितने सालों तक रहेगा, वो नहीं कोई ले सकते। हाँ, जो फ्री वाले हैं वो जो नई पार्टी आती है वो उठा सकते हैं कि हाँ मैं ये लेना चाहूँगा या वो। सो द इलेक्शन कमीशन ऑन रिकॉग्निशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी अलाउड रिजर्व कॉमन द पॉलिटिकल पार्टी यूजेस द सिंबल फॉर कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय इट। तो ऐसा नहीं है यार कोई पर्टिकुलर बंदा वो सिंबल ले रहा है, पूरी पार्टी लेगी। ये थोड़ा प्रेशर कुकर की आवाज़ आ रही हो तो ज़रा माफ़ कर सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक बंदे का है या दो बंदों का है, पूरी पार्टी का वो चिन्ह बन जाता है। लोटस या फिर तुम कहो कमल का फूल सिर्फ मोदी जी का नहीं है, सिर्फ अमित शाह जी का नहीं है, पूरी बीजेपी का है, ठीक है। वैसे ही कांग्रेस में भी है, वो हाथ पूरी कांग्रेस का है, राइट। तो द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और नॉन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज कैन सिलेक्ट अ सिंबल ऑफ देयर चॉइस ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट बाय। तो दो पार्टीज को अगर एक ही कोई सिंबल है अच्छा लग गया, पर जिसने पहले कहा होगा उसे मिलेगा, ये चीज़ होती है फर्स्ट कम फर्स्ट में। इन केस ऑफ स्प्लिट इन अ पॉलिटिकल पार्टी द इलेक्शन कमीशन वेरीफाइज क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स एंड मे फ्रीज देम। अब देखो लेट्स से कोई पॉलिटिकल पार्टी बीच में स्प्लिट हो गई, आधी आधी हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी बंदे ने छोड़ दी, नहीं, पार्टी ही आधी आधी हो गई, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग, जैसे 230 में से 100 कहते हैं इधर जाऊंगा 130, ये थोड़ा भारी है ना कि इतनी बड़ी पार्टी। हाँ, अगर मतलब 5, 6, 10, 20 निकल गए वो एक चीज़ है, बट इतने ज़्यादा संख्या में लोग निकल गए, फिर देखना पड़ता है कि असली पार्टी हम किसको दें। ये कहेंगे जैसे कोई पार्टी में स्प्लिट हुआ, लेट्स से ABC, तो ABC वो कहेंगे कि जितने भी इसके रिजर्व्ड साइंस वगैरह हैं सब कुछ वो मुझे चाहिए, ABC का नाम भी मुझे चाहिए, वो उसे चाहिए। पर जब तक वो प्रूफ ना हो जाए, काउंटर क्लेम्स एंड वगैरह सब नहीं हो जाए कि कौन सही है, किसको पार्टी मिलनी चाहिए, ठीक है, तब तक वो सिंबल फ्रीज कर देते, कोई भी नहीं यूज़ कर सकता। तो इट आस्क द फैक्शन टू चूज। तो अगर तुम दोनों ने इस सिलेक्शन अलग अलग करके लड़ना है और जब तक प्रूफ नहीं होता, तुम कोई और चिन्ह यूज़ कर लो, दोनों जाने, ऐसे होता है, ठीक है। फिक्सिंग डेट्स एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस, तो यही डेट फिक्स करते हैं। गवर्नमेंट से भी बातचीत होती है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में होता है, प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, अपनी राय देते हैं इस पर फाइनल जो वर्डिक्ट होती है, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि तुम वोट करो, बट उनको लग रहा है कि नहीं अभी यहाँ पे दबदबा है, क्योंकि कोई नई कोई ऐसी चीज़ कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने की है जिनसे इनका पूरा ऐसे बन गया, और वो कह रहे हैं वोट करा लो, वोटिंग करा लो, क्योंकि मतलब हमारा अच्छा नाम बना 1-2 दिन से यहाँ पे। तो उनकी मर्जी, फाइनल वर्डिक्ट होता है इलेक्शन कमीशन का कि हम कहेंगे नहीं करानी तो नहीं करानी, अभी 2 महीने बाद कराएंगे तो 2 महीने बाद ही कराएंगे, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन में रिफ्यूज टू होल्ड इलेक्शन द पर्टिकुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन द पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, द मेन काम उनका यही है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। द कमीशन प्रिस्क्राइब अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गाइडेंस ऑफ इलेक्शन ऑल कंसर्न। इन एडिशन द इलेक्शन कमीशन टेक्स द फॉलोइंग स्टेप टू इंश्योर। 3 काम करते हैं। पहला करेंगे, द इलेक्शन कमीशन में सेंड द सेंट्रल ऑब्जर्वर्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेयर देयर इज अ डेंजर ऑफ वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग वही मैंने कहा वहाँ पे जाके काफ़ी हो जाता है, ठीक है। तो अगर कि ये क्यों किया जाता है कि क्या किया जाता है, वहाँ पे जो सेंटर से ऑब्जर्वर्स भेजे जाएंगे, अपने बंदे भेजे जाएंगे कि पता लगाओ वहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, भेस बदल के या वैसे ही चेक करने पे, अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बताओ, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो
द कमीशन काउंटरमांड्स द पोलिंग वेयर इट हैज़ बीन रीजनेबल डाउट दैट सम, अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ है तो वहाँ के इलेक्शन कैंसिल कर देगी कि यहाँ पे जितनी वोटें पड़ी हैं हम मानेंगे ही नहीं, इस पार्टी को भी नहीं उस पार्टी को, या वो फिर से होगा या देखा जाएगा, पर वो उस टाइम पे मानेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मतलब वो कर सकते हैं ऐसा। इन टर्म्स ऑफ द रिसेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट द कमीशन प्रिस्क्राइब्स टू सिवियर पनिशमेंट फॉर बूथ कैप्चरिंग। अगर किसी ने बूथ कैप्चरिंग करी है तो काफ़ी पनिशमेंट होती है, और वो कमीशन ही देगी वो पनिशमेंट, कोर्ट भी दे सकते, मतलब कमीशन प्रिस्क्राइब करती है। फाइनल वर्डिक्ट ऑब्वियसली साइन किया जाएगा बाय जज। अपॉइंटमेंट ऑफ अब देखो, अगर वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का है, या तो वो एक बंदे को सज़ा नहीं ना मिलती मोस्टली, वो मोस्टली है कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, कि आपने किया ना कि इस पार्टी को वोट डालो, इस पार्टी को वोट डालो, हमारी पार्टी को। अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स अब जहाँ पे जाते हो वोट डालने, वहाँ पे बंदे बैठे होते हैं ना, तो वो उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करती है, ठीक है। Each constituency is put under an overall supervision of an officer not less than the rank of a deputy commissioner or of a district or the magistrate। तो एक जैसे वहाँ पे तो 4-5 बंदे होंगे, बट ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट जो होता है सुपरविजन, ठीक है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं पूरे एटलीस्ट पूरी सिटी के यहाँ पे हो रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह पे, तो वहाँ पे एक पूरा डिप्टी कमिश्नर उस डिस्ट्रिक्ट का रखा जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है आपने वहाँ पे जाके चक्कर मार के पता करना है सब सही जा रहा है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिक्लेयर कैंडिडेट फिट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जो डिप्टी कमिश्नर, मतलब एटलीस्ट डिप्टी कमिश्नर की रैंक का होना चाहिए, उसके ऊपर का हो कुछ भी है, पर एटलीस्ट डीसी अगर है वो, तभी उसे रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है, और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये इंश्योर करना कि ये जो कैंडिडेट है ये इलेक्शन करने के लिए तैयार भी है, तैयार इन द सेंस उसके पास सारे पेपर वर्क वगैरह है, एंड वो है ना, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट वगैरह वगैरह चीज़ें जो इतने हमने पढ़े हुए हैं, वो सब चीज़ें यही चेक करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, उर्फ मे बी डिप्टी कमिश्नर, मे बी कोई और पोस्ट के। स्क्रूटिनी विद नॉमिनेशन पेपर, स्क्रूटिनी मतलब सॉरी क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना किसी चीज़ का, मतलब अच्छे से एक एक चीज़ चेक करना, वेरीफाई करना, ठीक है, उसे कहते हैं। द कमीशन अनाउंसेस द डेट ऑफ इलेक्शन, द डेट ऑफ फिलिंग नॉमिनेशन पेपर एंड लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल फॉर नॉमिनेशन। तुमने इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी, वो भी उनका काम है। लास्ट डेट की तुम कब तक नॉमिनेट कर सकते हो अपने आप को, वो उनका काम है ये बताना। लास्ट डेट कब तक तुम निकाल सकते हो अपने आप को, विड्रॉ कर सकते हो, वो उनका काम है। मिर्ज़ापुर में देखे होगे ना, नहीं देखे तो अच्छी बात है, मत देखना। अगर तुमने मिर्ज़ापुर देखी है तो उसमें बोलते हैं ना, अरे IAS वाईएस बनो, कुछ काम पढ़ाई शाई करो, ये कहाँ इलेक्शन के जगह, ठीक, वो होता है ना, मुझे एग्जैक्ट डायलॉग याद नहीं, तो जो भी था, ठीक है, उसमें वो जो बोलता है बंदा, वो क्या होता है कि अभी तुम कैंसिल कराओ, जो नॉमिनेशन किया उसे वापस ले लो, पर वो एक डेट निकल गई उसके बाद नहीं तुम कर सकते, तुम अब तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, हारो जो भी है लड़ना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन, वही सबको चेक करना कि वो सही है कि नहीं है, ये लड़ भी सकता है, वो रिटर्निंग ऑफिसर का काम होता है। डेट वगैरह देना कमीशन का काम होता है, इलेक्शन कमीशन का। द रिटर्निंग ऑफिसर हैज़ टू वेरीफाई वेदर द प्रोविजन कंसर्निंग द डिपॉजिट इलेक्शन कमीशन सिंबल्स हैव बीन फुलफिल्ड। तो जितने भी डिपॉजिट कराना होता है पैसे वगैरह का, इलेक्शन सिंबल चूज़ करना, एजेंट चूज़ करना, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के है भी वो कल्ला ही बंदा है, कहे मेरी पूरी पार्टी है, पीछे उसके 1-2 दोस्त खड़े हैं बस ठीक है। स्क्रूटिनी ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, अब ये भी ध्यान में दिया जाता है कि कितना पैसा खर्च हो रहा है पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से, मतलब हर इलेक्शंस का अलग अलग होता है, पर तुम ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, ठीक है। हाँ, कुछ जैसे यहाँ पे रैलीज कराने में या फिर अपने वहाँ पे बिल बोर्ड्स लगवाने में, वो सब चीज़ें अलग है, वो सब तो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कर सकते हैं, जैसे स्पीकर पे बुलवाने में, बट लोगों के घर घर जाके वो अलाउड नहीं है। लोगों के घर घर जाके तुम एक बंदे को पैसे दे रहे हो कि हमें वोट डालो, वो नहीं। देखो, अपनी मार्केटिंग करना, पब्लिसिटी करना एक चीज़ होती है, किसी को पेड प्रमोशन करना एक चीज़ होती है, ठीक है, अगर यूट्यूब के माध्यम से तुम समझ पा रहे हो, ठीक है तो वो चीज़ अलग अलग है। अब ये सब उनका काम है करना, बट ऑब्वियसली मेरा हो ही जाता है, जैसे मैंने कहा पूरे अच्छे से तो कोई भी नहीं संभाल सकता, काफ़ी जगह पे होता है ये सब। एडवाइजरी फंक्शन, द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्टोरल मैटर्स, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, पिटीशंस एटसेट्रा। अब किसी ने पिटीशन जारी करी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी ने प्रेसिडेंट को, कि भाई यहाँ पे इलेक्शन गलत हुए या समथिंग लाइक दैट, तो उसमें अगर प्रेसिडेंट को जारी करी है तो प्रेसिडेंट ही जवाब देगा, बट उसको एडवाइस कर सकते हैं कौन सी कमीशन, इलेक्शन कमीशन। तो आई होप तुम्हें यार ये समझ आ गया होगा इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे उनके फंक्शंस लिखे हैं, ये पढ़ लेना,
या मतलब अगर ये पूरा पढ़ ही लिया तो क्या ही मतलब है पढ़ने का। अगला चैप्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल, और उसका देखा ये तो बड़ा है। अगला चैप्टर अर्बन, ठीक है, 6 ही है ना तुम्हारे। हाँ, सो या आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, स्पेशली इलेक्शन कमीशन समझ आ गया होगा, क्योंकि मुझे लिटरली ये नहीं समझ आया था। मैं अगर अपना सोचूं, मुझे ये समझ नहीं आता था भाई ये है क्या। तो मैंने आसान से आसान भाषा में तुम्हें समझाने की कोशिश करी। अगर ये समझ आया हो तो ठीक है, नहीं समझ आया हो तो भी ठीक है, मतलब कोई और वीडियो लगा लो यूट्यूब पर, समझ लो, मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़ा रूड हो गया। एनीवेज, मतलब मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मतलब बाकी चैप्टर्स भी चाहिए, सिर्फ एक चैप्टर ही चाहिए था, बाकी सब हो गए तो ठीक है। मतलब बाकी मतलब अगर तुम ये बाद में देख रहे हो अपने पेपर्स के आसपास, तो तुम्हारे मतलब अगले साल 10th भी तो आनी है, उसके भी चैप्टर डालने शुरू करेंगे, 10th में तो हो जाओ। सो या तब तक के लिए चलते हैं यार, अगली वीडियो जल्दी से जल्दी आएगी। एंड कम्युनिटी पोस्ट यार देख लिया कर, उसमें मैं पूछता रहता हूँ कौन सा चैप्टर डालूँ, कौन सा सब्जेक्ट पहले डालूँ, वगैरह वगैरह सब। सो या तब तक के लिए चलते हैं, नमस्ते, जय हिंद।